मेरे ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के सामने तशरीफ लाया थोड़ा कुछ बोलने के लिए। भारत का अब तक जितना प्रधानमंत्री आया, भारत का अब तक जितना प्रधानमंत्री आया, आउट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर, ये सारी के सारे प्रधानमंत्री अब तक नरेंद्र मोदी तक, ये जितना प्रधानमंत्री आया, नरेंद्र मोदी जैसा नोटोरियस कनिंग ऐसे प्रधानमंत्री के फिर कभी नहीं आया। ये शख्स का बारे में बोलता है, ये इंडिया का पत्रकार, इंडिया का जो पत्रकार है, इन लोग बोलता ये मोदी को बोलता गुजरात का कसाई है। भाई हम नहीं बोला यार, इंडिया का जो पत्रकार इन लोग बोलता मोदी गुजरात का कसाई है। मोदी क्यों बोलता मोदी गुजरात का कसाई है? हमको क्या लेना देना है मोदी के साथ? अब बोलता 1000 आदमी को जो आंख ढाल के मारा गुजरात का ट्रेन के अंदर मुस्लिम, ये मोदी का पूरा हाथ है। उस वक्त मोदी को ऊपर सैंक्शन ढाला अमेरिका। मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, गुजरात का मुख्यमंत्री था। तो उसके ऊपर मोदी के ऊपर उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका, वही सैंक्शन ढाला, रोका ढाला, जो मोदी ताकि जा नहीं पाता अमेरिका में। उस वक्त मोदी जा नहीं पाया जब गुजरात का मुख्यमंत्री था। जिस वक्त मोदी इलेक्टेड हुआ प्रधानमंत्री एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो शिफ्ट किया, वो जो रुकावट डाला था, जो सैंक्शन था, वही उठा के लिया, वो वैनिश किया अमेरिका, ताकि मोदी अमेरिका जा सकता। और घरे घरे बहुत दफा मोदी मुसलसल अमेरिका में गया, और मोदी बहुत उस्ताद मानता, मोदी को गुरु मानता ट्रम्प को। क्यों ट्रम्प इतना थप्पड़ जैसा चाटा देता मोदी को, बहुत दफा चाटा दिया, लेकिन मोदी ये इसको नॉर्मली ले लेता। उसका दो गुरु है, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे है नेतन्याहू। ये दोनों किलर, तीनों किलर। मोदी भी किलर, डोनाल्ड ट्रंप भी किलर, नेतन्याहू भी किलर। ये वर्ल्ड, ये दुनिया बोलता ही है। अमेरिका को अभी यूरोप का बहुत सारे 95% मुल्क अमेरिका को सपोर्ट नहीं करता। ये ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर में अमेरिका को सपोर्ट नहीं करता। और नेतन्याहू को तो बहुत सारे देश में बैंड है, वो जाने से गिरफ्तार, जाने के बाद गिरफ्तार होगा, वो अरेस्ट होगा। मोदी के ऊपर जो आरोप है गुजरात का कसाई, वो मोदी खारिज कर नहीं पाया अभी तक। उसके बारे में कुछ नहीं बोलता मोदी, एक लफ्ज भी नहीं निकालता ये नोटोरियस गाय का मुंह से। शायद अभी जो दिन आने वाला है और जो दिन आ गया अब तक, ये मोदी के लिए सही नहीं। मोदी को अभी लेने के देने पर गया, मोदी के अभी लेने के देने पर गया। मोदी का जो हिसाब अभी उल्टा चल रहा, हिसाब रिवर्स उल्टा चला गया। मैं किसका बारे में आपको बोल रहा, एक वुमेन बिल लेके आया पार्लियामेंट में कल, ये पास नहीं कर पाया। ये मोदी का हिस्ट्री में
मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर था, शायद ये पहले बिल है जो मोदी और बीजेपी ये पास करने पे आया। ये वुमेन रिलेटेड एक बिल है। ये बिल मोदी लाया। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट ही इज ए कनिंग मैन, ही इज ए नोटोरियस गाय इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। भारतीय जो राजनीतिक जो इतिहास है उसमें नरेंद्र मोदी एक नोटोरियस पब्लिक, एक नोटोरियस प्रधानमंत्री। वो एक बिल लाया, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते जा रहा। वो बिल पास करने पे आया, फेल हो गया। अभी वो बिल लाया वुमेन को 30 to 35% इसको मेजोरिटी देने के लिए, इसको ज्यादा संसद बनाने के लिए, ऐसे कुछ बिल लाया। मोदी को तमन्ना था, और मोदी और अमित शाह ये दोनों शख्स को तमन्ना था ये बिल पास हो जाएगा और मोदी को पार्लियामेंट में मोदी को आसन भी ज्यादा हो जाएगा और मोदी बहुत पावरफुल हो जाएगा बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी अभी दूसरे दो नायडू और दूसरे जो दल है, इन दोनों को साथ मिलकर अभी सरकार बनाया, इन लोगों को सपोर्ट लेकर सरकार बनाया। तो ये बिल फेल हो गया। अभी मोदी इस वक्त ये बिल लाया जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होगा, इसका सामने वही मोदी ये बिल लाया दिखाने के लिए, ये मोदी पास करने के लिए। अभी मोदी ये बिल फेल होने के बाद बीजेपी बोल रहा, ऊंची आवाज, तेज आवाज से बोल रहा, हम लोग वुमेन को फ्रीडम देने चाह रहा, हम लोग वुमेन को एम्पावर करने चाह रहा, बहुत ताकत देने चाह रहा। लेकिन ये कांग्रेस और ऑपोजिशन जो है ये मिलकर होने दिया। हम लोग इस वजह से कामयाब नहीं हुआ ये बिल पास करने के लिए। ये आदमी का मन में हमेशा ही उल्टा चलता। ये मोदी जो है इजराइल का जानेमन दोस्त है, अमेरिका का दोस्त है। ये दोनों मुल्क शायद ज्यादा से ज्यादा इजराइल, ये मुस्लिम का बहुत सारे मुस्लिम, गाजा में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में बहुत सारे मुस्लिम को हत्या कीजिए। मोदी वो मुल्क पे जाएगा, उसके साथ दोस्ती बनाएगा जो मुल्क मुसलमान को मारता, मुसलमान को खिलाफ है, मुसलमान को एनिमी है, मोदी का दोस्त होगा। ये इंडिया का जो प्रीवियस जितना प्राइम मिनिस्टर हुआ, ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं था। इन लोग इजराइल को पसंद नहीं करता, इजराइल को पसंद नहीं करता, लेकिन इन लोग पैलेस्टाइन को पसंद करता, पैलेस्टाइन को वोट देता। लेकिन ये पूरा खिलाफ है, मोदी पूरा उल्टा है, उसके चलने का राह पूरा उल्टा है। प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टाइन को पसंद करता, गाजा को पसंद करता, ये मोदी पसंद नहीं करता मुस्लिम को और गाजा को, पैलेस्टाइन को, पूरा उल्टा हो गया। इसीलिए हम बोला ये एक नोटोरियस प्राइम मिनिस्टर in Indian history, political history, when India get isolated from Britain in 1947, 15 अगस्त। थोड़ा आहिस्ते बोला, मेरे को याद लाने हो रहा ये साल, इसीलिए थोड़ा आहिस्ते बोला। अभी मोदी का भाव क्या है दुनिया पे? ये जो एक हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले जो नेगोशिएशन हुआ, जो बातचीत चला, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच में। कोई इंडिया का तो कुछ, इंडिया को काउंट पे नहीं, इंडिया को काउंट पे भी नहीं लिया, इंडिया का नाम भी नहीं है, मोदी का नाम भी नहीं है। ये होने चाहिए था मोदी का, इंडिया का,
क्यों इंडिया बड़ा और गणतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री है बोल रहा है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री अभी पहले जैसे था, मोदी पीवीएस मोदी से पहले जैसे था, पोस्ट मोदी के पहले जैसे था, इंडिया अभी ऐसे नहीं है। इंडिया अभी एक रेसिज्म कंट्री हो गया, मुस्लिम विरोध एक मुल्क हो गया। ये मुल्क इस्लाम विरोध नहीं है, लेकिन ये मोदी का जो प्रशासन है, बीजेपी सरकार, ये पूरा मुस्लिम के खिलाफ है। मुस्लिम को इन लोग एनिमी मानता, शत्रु मानता, दोस्त नहीं मानता। लेकिन इंडिया होने का वक्त, जब पहले बहुत सारे खून दिया मुसलमान ये इंडिया होने के लिए, ब्रिटिश से ये स्वाधीनता मिलने के लिए। मोदी का तो इतिहास नहीं है, वो एक अनपढ़ मूर्ख है, अनपढ़ एक आदमी है। ये मुसलमान को पसंद नहीं करता, लेकिन दुबई में विदेश में जाता भीख मांगने के लिए, उस वक्त मुसलमान को अच्छा लगता। ऐसे मुसलमान को पसंद नहीं है, अफगानिस्तान में जाता, ये अफगानिस्तान का तालिबान सरकार के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए। ये उसका पूरा एक विरोध, एक पूरा उल्टा तरफ के एक निशाना। ये समझने के बहुत तकलीफ होता है आदमी को, अगर अच्छे से समझना चाहेगा तो इतना आसानी से समझ नहीं पाएगा आदमी। तो मेरा ये वीडियो आप पूरा नहीं खींच के पूरा वीडियो देखने, आपका मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा शायद। दोस्तों, पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गणित लोकसभा में गड़बड़ा गई। पूरा कैलकुलेशन आज बिखर गया और पहली बार नरेंद्र मोदी का लाया हुआ बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल, महिला आरक्षण बिल आज पास नहीं हो पाया। आप कह सकते हैं कि न सिर्फ एनडीए के लिए, न सिर्फ बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये इस नाजुक दौर में बड़ा दिख सकता है। अब इस बिल को पास कराने के लिए मोदी को 2/3 बहुमत चाहिए था, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था। आज वोटिंग के समय 528 सांसद थे और मोदी को 2/3 बहुमत के हिसाब से 352 वोट चाहिए थे, 352 वोट चाहिए थे इस बिल को पास कराने के लिए। लेकिन बीजेपी को, एनडीए को 298 वोट ही मिल पाए। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 54 वोटों की कमी रह गई। आप कह सकते हैं बड़ी गिनती है। उधर विपक्ष, ऐसा लग रहा था कि बिखर जाएगा, टीएमसी अलग चली जाएगी, हो सकता है डीएमके के दिमाग में कुछ रहे, लेकिन विपक्ष, समूचा विपक्ष एक हुआ, 230 वोट पड़े और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया मोदी को, अपोजिशन आपको कहीं ना कहीं ट्रेल कर रहा है, चेस कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है। उधर राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में जहां मोदी जी को जादूगर कहा, बहुत कुछ कहा, बीजेपी तिलमिलाती रही। इस बिल को रोकने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल वो महिला बिल के विरोध में कतई नहीं, वो महिला बिल के पक्ष में है, लेकिन ये जो बिल अचानक मोदी लेकर आए, इसके पीछे बहुत गहरी साजिशें थी और कहीं ना कहीं मोदी इस बिल की आड़ में संसद की सीटें बढ़ाने का खेल कर रहे थे, जिसकी कोई सूचना उन्होंने नहीं दी, जिसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक नहीं हुई, किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया। अचानक चुनाव के बीच बिल लेके आए। कहीं ना कहीं वो संविधान के साथ, मोदी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसलिए हमने इस बिल को रोका, संविधान को बचाने के लिए रोका, ये राहुल गांधी ने कहा। पहला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है। और मोदी की जो चाल थी, मोदी जी का जो खेल था, उसकी कलई जो है प्रियंका गांधी ने भी खोली। ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया, उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने ही महिला आरक्षण को पश्चिम से जोड़कर और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया, उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। जाहिर तौर पर जब ये बिल मोदी जी के आंखों के सामने, अमित शाह के आंखों के सामने सदन में गिर गया,
तो गुजरात लॉबी तो बौखला गई, और गुजरात लॉबी के जो बाकी आप कह सकते हैं उनके चेले थे या मंत्री थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो, ये तो महिला विरोधी है इसलिए उन्होंने बिल पास नहीं कराया। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डीएमके हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इन्होंने महिलाओं का विरोध किया, बहनों के साथ धोखा किया और भी बहुत कुछ कहा। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर ये बिल वाकई अच्छी नीयत से लेकर आते तो बिल के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा था, सत्ता पक्ष तो था, यानी सारे सांसद महिला बिल के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी गेम खेलने से बाज नहीं आते, कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं पर्दे के पीछे, और यहाँ भी मोदी एक गेम खेल रहे थे। 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मोदी का गेम समझ जाएंगे जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी। नंबर 1, ये बिल वो अचानक लेके आए। सोचिए, चुनाव चल रहा है, बंगाल में वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में वोटिंग होनी है, चुनाव है इतना क्रूशल, उसके बीच में आप स्पेशल सेशन ला रहे हैं, और महिला बिल के साथ आप उसमें परिसीमन भी जोड़ रहे हैं, उसमें संसद की सीटें बढ़ाने का भी आप खेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ना आपने ऑल पार्टी मीटिंग करी, ना ही आपने विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया, किसी को संकेत नहीं दिया, अचानक आपने स्पेशल सेशन जो है वो बुला लिया पार्लियामेंट का और बिल लेके आ गए। जाहिर तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं संदेह तो करेगा, शक तो करेगा, और ये शक जरूरी भी है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दरअसल मोदी जी बंगाल की वोटिंग के पहले जो बिल लेकर आए, कहीं ना कहीं उनका जो निशाना था वो बंगाल में था, बंगाल में निशाना साध रहे थे। और बंगाल में जो आंकड़े हैं 60 से 70% और कहीं कहीं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में 70 से 80% जो महिलाएं हैं, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में कुछ सीट्स पर 60%, कुछ पे 55%, लेकिन बहुत सी सीटों पे 70% से ज्यादा महिलाएं ममता बनर्जी को वोट देती। मोदी चाहते थे कि एक बार वो महिला बिल पास करा ले जाए और उनके हाथ में बिल की ताकत आ जाए कि देखो, मैं 33% महिलाओं को मैं सांसद बनाऊंगा, 33% महिलाओं का मैं आरक्षण दे रहा हूं संसद में। ये वो गेम खेलना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को टारगेट कर रहे थे। वैसे भी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में 8-10% का जो फर्क है वोटों का बहुत सी सीटों पर, कुछ वोट को मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू कवर कर लिए, SIR के थ्रू, और कुछ वोट वो महिला को टारगेट करके कवर करना चाहते थे, लेकिन प्लान फेल हो गया। अब ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपनी संख्या नहीं मालूम थी, उनको पता था कि उनके पास 293 उनके पास सांसद हैं और 2/3 बहुमत से ये बिल पास होगा। संख्या उनको मालूम थी कि तकरीबन 350 उनको वोट चाहिए, 350 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी के अंदर कि अमित शाह और उनके जो चेले थे वो बातचीत कर रहे थे, उनको लगता था कि टीएमसी और कांग्रेस में जो टकराव है बंगाल वोट में, शायद टीएमसी टूटेगी, महिला बिल के नाम पे शायद ममता पसीजेंगी। एक तो ये, दूसरा उनको लगता था कि इतने राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, बहुत से सांसद अपने अपने क्षेत्र में होंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे, एक ये भी था। दूसरा, उनको ये भी लग रहा था कि डीएमके को जिस तरह से वो गोल्डन ऑफर दे रहे थे अमित शाह कि हम आपकी 50% सीटें बढ़ा देंगे परिसीमन में, डिलिमिटेशन में, उनको लगा कि शायद डीएमके उनको वोट कर दे, शायद डीएमके उनके पास आ जाए। प्लस कुछ और पार्टियां थी, शरद पवार की पार्टी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, और भी कई पार्टियां थी, नजर अखिलेश यादव पर भी थी, लेकिन कोई भी विपक्ष का सांसद, विपक्ष की पार्टी टूटी नहीं। समूचा विपक्ष एन ब्लॉक होकर मोदी के अगेंस्ट चला गया, और यहां पर गुजरात लॉबी का दांव उल्टा पड़ गया। अब उसने कहावत है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, और जब ये बिल गिर गया, सदन में गिर गया, तो बौखलाई हुई बीजेपी ने और खासकर उनकी महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी संसद के बाहर निकलते, और नारेबाजी करी राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ कि जो समूचा विपक्ष है ये महिलाओं के साथ नहीं खड़ा।
ये महिलाओं की तरक्की नहीं चाहता, ये महिला विरोधी है, इसीलिए इन्होंने बिल गिरा दिया, बिल के विरोध में किया। और ये जो नारेबाजी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक नैरेटिव सेट करेगी बीजेपी, बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी, कि ये जो पार्टियां हैं, टीएमसी है, कांग्रेस है, डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, ये महिला विरोधी पार्टी है और इन्होंने इस वजह से वोट नहीं दिया। सुनिए जरा नारेबाजी सुनिए, जैसे ही बिल गिरा संसद के बाहर का नजारा देख लीजिए। अब दोस्तों बड़ा सवाल है कि अमित शाह जो मोदी के चाणक्य हैं, वो गच्चा कैसे खा गए, उनका कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गया। मोदी क्यों नहीं विपक्ष में से कुछ पार्टियों को तोड़ पाए, कम से कम वोट के लिए। सिर्फ जगन मोहन रेड्डी जो तटस्थ पार्टी है वही उनके साथ आई, क्या कमी रह गई। और नंबर 2 सवाल कि मोदी की जो स्थिति है, आप देख ही रहे हैं, ईरान वॉर में उनकी स्थिति देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, आप ये भी देख रहे हैं कि विदेश नीति पूरी तरह फेल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल है, एप्स्टीन फाइल जैसे तमाम विवाद हैं जिसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी गिरते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये महिला बिल गिरने के बाद विपक्ष की एकता दिख रही है, इंडिया अलायंस स्ट्रांग दिख रहा है, अगर ये चुनाव मोदी के हाथ से निकल गया, मतलब बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, असम में थोड़ी सिचुएशन टाइट हो गई, तमिलनाडु केरल में जीतने की उम्मीद नहीं, तो फिर क्या मोदी और ज्यादा वीक विकेट पे, कमजोर जमीन पर खड़े हुए दिखेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जब नतीजे आएंगे? यही सवाल मैंने अभिषेक कुमार से किया, जो दिन भर बल्कि दिन नहीं, पिछले 2 दिन से संसद में जो बहस चल रही थी महिला बिल को लेकर, उस पर फोकस थे। सुनिए अभिषेक कुमार साहब को सुनिए। अभिषेक, आज आप सुबह से ही आप संसद पर पूरी तरह फोकस थे, लेकिन आखिर में मैं देख रहा हूं कि पहली बार बहुत बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को लगा है, अमित शाह को लगा है, गुजरात लॉबी को लगा है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह का कैलकुलेशन, मोदी का कैलकुलेशन एकदम गलत निकला? उनको उम्मीद थी कि विपक्ष से कुछ वोट तोड़ लेंगे, लेकिन विपक्ष एक हुआ। इट्स अ बिग शॉक फॉर मिस्टर मोदी। दीपक जी, ये सिर्फ मोदी के लिए नहीं बल्कि ये पूरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से बड़ा सेटबैक है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मोदी सरकार का बिल गिर जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि बिल पास होता था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक घोषित हो जाता था, वो अलग बात है, जैसे एनजे सिंह या इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ। लेकिन सदन के अंदर मोदी सरकार की ऐसी फजीहत होगी कि 54 पायदान नीचे रह जाएगी ये सरकार और विपक्ष अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगा। ये तो निश्चित तौर पर मोदी साहब का कैलकुलेशन नहीं था। आप देख रहे थे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में विपक्ष के कुछ दल टूट जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा पहले सेट कर दिया। बहस जितनी लंबी खिंची, ये रीजनल इम्बैलेंस और क्षेत्रीय असंतुलन को मुद्दा बनाते चले गए और जो मुद्दा ये सेट करना चाहते थे लैंगिक आधार पर, जेंडर के बेसिस पर, वो मुद्दा रीजनल बेसिस पर सेट होता चला गया और सरकार यही मात खा गई है। अभिषेक भाई, चीज मैं और जानना आपसे चाह रहा था, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो अंदर क्या हो रहा है संसद में। पीयूष गोयल, अमित शाह के बड़े खास जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिल हम पास करा ले जाएंगे। किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको भी बड़ा भरोसा था कि विपक्ष के कई सांसद टूटेंगे और मोदी जी और अमित शाह तो ये तोड़ते रहे, सेंधमारी करते ही रहे, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ देते हैं, सरकार तोड़ देते हैं। इस बार क्या अमित शाह की गणित नहीं चली या मोदी का ये एक बैड फेस है? मोदी की आजकल किस्मत खराब चल रही है, हर जगह से कहीं ना कहीं झटका मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से अमित शाह और मोदी का जो कैलकुलेशन था फेल हुआ है? बिग सेटबैक फॉर मिस्टर अमित शाह। देखिए दीपक जी, विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाव में लेने की कोशिश थी और इनका पूरा गणित इसी पर टिका हुआ था कि दबाव में विपक्ष बिखर जाएगा और वोट बैंक पॉलिटिक्स के दायरे में कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के साथ कंप्रोमाइज होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनावी राज्य है बंगाल, वहां इनकी नजर थी कि टीएमसी बिखर सकती है, टीएमसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में आ जाएगी। 8-9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां इन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी, वो भी नहीं हुआ। तमिलनाडु में जहां नारीवादी आंदोलन की एक बड़ी परंपरा है, वहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां इन्हें आशंका थी, इनका कैलकुलेशन था
कि वहां भी तमिलनाडु के अंदर उनके स्टालिन की पार्टी भले ही राज्य स्तर पर विरोध करे, लेकिन उनके सांसद वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में आ जाएंगे। वो भी नहीं हुआ और हर जगह से घिरते चले गए। और तो और जो हिंदी भाषी राज्यों से कांग्रेस के एमपी है या आम आदमी पार्टी के सांसद है या फिर राष्ट्रीय जनता दल के एमपी है, जो विपक्ष के एमपी है, उनके बारे में भी इनको लग रहा था कि चूंकि इन राज्यों में सीटें बढ़ी है तो ये एमपी शायद पार्टी के विप को डिफाई कर दे, उसके उल्लंघन करते हुए सरकार के पक्ष में वोट देते। वो भी नहीं हुआ। ये मुद्दा जिस तरह से विपक्ष ने मजबूती से उठाया उसी लाइन पर ये चले गए। जी अभिषेक, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जिस वक्त अमित शाह बोल रहे थे तो बीच में उन्होंने एक बड़ा गोल्डन ऑफर दिया, खासकर साउथ के स्टेट्स को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरल को, कि मैं इन राज्यों की सीटें 50-50% बढ़ा दूंगा, जो डिलिमिटेशन का मामला है। और ये गोल्डन ऑफर दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे में, मुझे 1 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं अभी अमेंडमेंट करके लाता हूं अपने मंत्रालय से और मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। अब ये गोल्डन ऑफर था और मुझे तो लगा कि शायद हो सकता है अमित शाह का एक ट्रम्प कार्ड चल जाएगा, लेकिन साउथ के किसी भी स्टेट में, डीएमके खासकर, बड़ी पार्टी है डीएमके, किसी ने भी अमित शाह पर एतबार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने, और खासकर डीएमके जैसी पार्टी जिसको इतना बड़ा ऑफर मिल रहा था, सीटें बढ़ रही थी, अमित शाह की बात को क्यों ठुकराती है? दीपक जी, सरकार का एक इकबाल होता है, लोग भरोसा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार का कम से कम भरोसे के मामले में बहुत रिकॉर्ड खराब है। भरोसा नहीं है की तरह बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, याद दिला दूं, किसान वाला जो बिल आया था, 3 विवादास्पद कृषि कानून, उसको मोदी जी ने कहा कि हम इसको वापस लेते हैं 13 महीने के बाद। तब भी किसान संगठन उठने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा, एक आध मोर्चे खाली हो गए, लेकिन कई सारे मोर्चे ऐसे थे कि नहीं, जब तक संसद में वापस नहीं होगा, इन पर हमें भरोसा नहीं है कि कब क्या कहेंगे। जब तक संसद में बिल वापस नहीं हुआ, वो वापस नहीं हुए थे। ये स्थिति है इनके भरोसे की। इन्होंने नोटबंदी में क्या कहा था, 50 दिन दे दीजिए, देश के जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। मेरा ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा ये आप तक पहुँचे। फिर भी गुजारिश करता, मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन का प्रेस कीजिए, ताकि मेरा अगला जो वीडियो आएगा आप तक नॉक करे और आप देख सकते हैं।